गुट ऐसा है जो मीनाक्षी नटराजन की जो नामांकन प्रक्रिया है उसको खत्म कराना चाहते हैं, यानी कि जो उनका दावा है उसको कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, बाहर आई है, तो क्या बीजेपी ने इसके बाद ही अपना तीसरा प्रत्याशी उतारने का, जो चुनाव आयोग नई दिल्ली में है वहां पर जो है सचिन पायलट पहुंच जाते हैं, जयराम रमेश पहुंच जाते हैं, भूपेश बघेल पहुंच जाते हैं, केसी गोपाल जी पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर अपनी दरख्वास्त जो है वो देते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक तरीके जब शुरुआत में उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो 18 जून को राज्यसभा का चुनाव है और राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर है कि एक सीट पर, इकलौती एक सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था और वो उम्मीदवार महिला चेहरा मीनाक्षी नटराजन का था। एक तरफ तो पहले से ही कांग्रेस के अंदर विधायक नाराज थे कि मीनाक्षी नटराजन को आगे क्यों किया, लेकिन अब मोटे तौर पर बताया जाए तो एक बड़ा मामला मीनाक्षी नटराजन से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके चलते उनका जो नामांकन है वो रद्द हो गया है। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटों को जीत जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना में एक मामला है जो लंबित पड़ा हुआ है, इसकी जानकारी साझा हलफनामे में मीनाक्षी नटराजन ने नहीं की। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि कई और मामले यहाँ पर जुड़ जाते हैं, उसकी भी जानकारी नहीं दी जाती है, फॉर्म पूरी तरह से भरा नहीं जाता है और फॉर्म 26 का हवाला देते हुए कहा जाता है कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने ऊपर लगे एक कानूनी मामले की जानकारी साझा नहीं की है, जिसके चलते उनका नामांकन रद्द किया जाता है। इसके बाद क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के बाहर हड़ताल पर बैठ चुकी है। मांग की जा रही है कि लोकतंत्र की हत्या है। अब ऐसे में सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव से पहले क्या होगा, क्या कुछ बड़ा कदम होगा, क्या कांग्रेस पार्टी के पास रास्ता निकलता है। ये तमाम सवाल है, इस पर चर्चा करेंगे और जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, मध्य प्रदेश में जहां अब तक लग रहा था कि 2 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार उतारा, इसके बाद ये कहा जाने लगा कि हो सकता है कि बीजेपी सोच समझकर तीसरा उम्मीदवार उतार रही है और अब नामांकन रद्द हो जाना क्या बताता है? देखिए, जिस तरह का पूरा माहौल दिखाई पड़ता है उसमें कई तरह की चीजें दिखाई देती हैं। आप देखेंगे राजस्थान में बीजेपी ने 2 चेहरे उतारे, यानी सतीश पुनिया और अलका गुर्जर। इसके अलावा कांग्रेस ने वहां से नीरज डांगी को उतारा और चौथा कोई प्रत्याशी नहीं था, तो वहां पर तीनों जो कह सकते प्रत्याशी हैं अब ये राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, क्योंकि तीनों का जो चुनाव हुआ है वो निर्विरोध रूप से हुआ है। यानी कि बीजेपी ने तीसरी सीट के ऊपर वहां पर कोई भी जोर आजमाइश नहीं की। अगर झारखंड में देखें तो वहां पर भी आप देखेंगे बीजेपी को पता है कि उनके पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में उन्होंने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको वो अपना समर्थन दे सकते हैं, लेकिन अपने तौर पर उन्होंने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा। अब आप देख रहे हैं कि राजस्थान में भी उनके पास पूरा जो तीसरी सीट के लिए जो बहुमत होना चाहिए, जो आंकड़ा होना चाहिए, वो नहीं था। झारखंड में उनके पास ये आंकड़ा नहीं था, तो दोनों जगह से अपने प्रत्याशी उन्होंने नहीं उतारे। लेकिन अब ऐसी क्या वजह पड़ गई? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 230 विधानसभा वाली ये जो है राज्य है और यहाँ पर 164-63 के आसपास सीटों पर बीजेपी विराजमान है। कांग्रेस पार्टी के पास भी 64 सीटें हैं और 1 सीट को जीतने के लिए नाजमीन 58 वोट चाहिए। ऐसे में 2 सीटें बीजेपी के हक में जाती हैं, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के हक में जाती है, तो मामला बिल्कुल इसमें कोई पेचीदगी दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब कैलाश विजयवर्गीय ये ऐलान करते हैं कि हमारी तरफ से तीसरा उम्मीदवार भी उतारा जा सकता है और हम उसको जिताने की भी पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद महेश केवट का नाम निकलकर सामने आता है। ये महेश केवट वही हैं जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ भी कह सकते हैं कि कार्य किया था और इसकी सजा के रूप में 6 साल के लिए उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। कहीं से उनको लेकर आते हैं, टिकट दिया जाता है और अब जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि वो भी राज्यसभा पहुंच जाएंगे। क्योंकि जो पूरा मामला आपने बताया कि मीनाक्षी नटराजन को लेकर जो माहौल बना है और जो यहाँ पर
फॉर्म 26 में जो जानकारी दी जाती है जी। उसमें कहा जा रहा है कि अपूर्ण जानकारी है। और जो रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा, उन्होंने जब इन तमाम चीजों को देखा तो उसके बाद उनका नामांकन यानी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होता अच्छा हुआ सर, दिखाई पड़ा। कांग्रेस ये कह रही है कि एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई जी। थी, आरोप तय ही नहीं हुआ था, सिर्फ नोटिस जारी हुआ जी। था जिसका जवाब भी दे दिया गया था, लेकिन ये इतनी बड़ी वजह नहीं थी कि जिसे हलफनामे में शामिल किया जा जी। सके, क्योंकि ये कोई आपराधिक मामला नहीं सिविल था, मामला सिर्फ है। नोटिस जी। जारी हुआ था। जी। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जानबूझकर किया गया है, जी। और बीजेपी के जरिए जो कैलाश विजयवर्गीय वो ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जरिए ही ये जानकारी हमारे पास पहुंची थी और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार और वहां से ये बात निकलकर सामने आई है। जी। तो ये क्या बताता है कि कांग्रेस के अंदर ही कोई बैठा हुआ है? देखिए, जाहिर बात है इन चीजों को लेकर जिस तरह की अब माथापच्ची चल रही, क्योंकि आप देखेंगे कल रात में तुरंत जो चुनाव आयोग नई दिल्ली में है वहां पर जो है सचिन पायलट जी। पहुंच जाते हैं, जयराम रमेश पहुंच हाँ जाते हैं, जी। भूपेश बघेल पहुंच जाते हैं, वेणुगोपाल गोपाल जी पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर अपनी दरख्वास्त जो है वो देते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक तरीके जब शुरुआत में उनकी बात नहीं सुनी जा रही तो धरने पर भी बैठ जाते हैं। तो एक तरीके देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो तीसरा प्रत्याशी है, अगर पूरा माहौल इसी तरह का रहा, जो महेश केवट के रूप में तीसरा प्रत्याशी है बीजेपी का, यहाँ पर वो भी जीत दर्ज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इससे पहले बीजेपी ने तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उतारा था, उसके बाद महेश केवट को उतारा, लेकिन जो पूरा माहौल बन रहा है उसमें फिलहाल ये दिखाई पड़ता है नाज़मीन कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है वो कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ता अच्छा, है। सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कांग्रेस पार्टी जी। ने कही है, तो ये कोई हल है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? देखिए, अभी और 2 दिन का वक्त है, आज और कल का वक्त है, जहां पर तमाम प्रक्रिया हो सकता है कि इसमें करते हुए कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़े, क्योंकि सीधे तौर पर देखेंगे आप कि एक सीट कांग्रेस पार्टी के हक में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी शायद इस बात को लेकर ज्यादा विश्वास में थी कि कांग्रेस पार्टी का जो दल है वो टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा और बीजेपी की तरफ जाएगा। लेकिन जब बीजेपी को ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का जो खेमा है बहुत मजबूत है, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में भेज दिया ताकि कोई भी सेंधमारी ना हो सके। लेकिन उससे पहले ही आप देखेंगे कि जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, उसने एक बार फिर कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है कि क्या बीजेपी ने अपना तीसरा प्रत्याशी इसीलिए उतारा था। आपने जो बात कही कि बीजेपी को कहीं भनक थी कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर ये मामला है और इसीलिए पूरा कॉन्फिडेंट में वो थे कि उनका नामांकन रद्द हो जाएगा और यहाँ पर जो तीसरा प्रत्याशी है वो जीतता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो फिलहाल बीजेपी इसे सत्य की जीत को बताकर कहीं ना कहीं अपने पक्ष में एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी सीट चोरी की बात कह रही है कि भाई इसके जरिए सीट चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में एक माहौल अलग किस्म का बना हुआ है, क्योंकि जो 2 एग्जाम्पल हमने देखे राजस्थान का और झारखंड का, और दोनों ही जगह पर हमें ये देखने को मिला कि बीजेपी को ये पता था कि पूर्ण बहुमत हमारे पास नहीं है या हम बहुमत के आसपास भी नहीं है। जबकि अगर झारखंड का हम देखें तो बीजेपी को महज 4 जो है विधायक चाहिए, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में देखें तो 10 से 11 विधायक चाहिए। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है कि जब बीजेपी के पास में पूर्ण बहुमत नहीं है तो आखिर जीत का दावा कैसे किया जा सकता है बिना क्रॉस वोटिंग के, बिना विधायकों को अपने पाले में लाए हुए। तो इस तरह की बातें चलती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका जो हल है वो क्या निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या जो मीनाक्षी नटराजन है ये वापस चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे क्योंकि फैसला इनके हक में जाता हुआ दिखाई देगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन रहा है, क्योंकि जो मामला है कहा जा रहा है बहुत गंभीर मामला नहीं है, बहुत हल्का फुल्का मामला है, सिविल का मामला है। लेकिन जिस तरह से उसको पेश किया जा रहा है या पेश किया गया है, उसने एक तरीके से मीनाक्षी नटराजन की जो यहाँ पर नामांकन है उसको खारिज कराने का काम किया। अब यहाँ पर जिस तरह कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता चुनाव आयोग और कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, उससे क्या राहत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी? अच्छा सर, एक बड़ा सवाल है और आखिरी सवाल भी है कि अगर कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन की वजह किसी और चेहरे पर भरोसा जताती तो ऐसी स्थिति ना बनती, क्या लगता है? देखिए, ये 2-3 बातें हैं इसमें कि एक तो ये कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ अगर ये माहौल बना है तो क्या उसमें अंदर खाने में कोई गुटबाजी भी इस तरफ इशारा करती है? क्या कोई गुट ऐसा है जो मीनाक्षी नटराजन की जो नामांकन प्रक्रिया उसको खत्म कराना चाहते हैं, यानी कि जो उनका दावा है उसको कमजोर करना चाहते हैं? क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है, बाहर आई है,
तो क्या बीजेपी ने इसके बाद ही अपना तीसरा प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है? तो ऐसे में कई तरह के सवाल बन जाते हैं, क्योंकि आप जो जी। बात कह रहे हैं कि क्या कमलनाथ की यहाँ पर दावेदारी हो सकती थी, क्या उनके बेटे की यहाँ पर दावेदारी हो सकती थी, क्या जीतू पटवारी की दावेदारी हो सकती थी, तमाम तरह के यहाँ पर अब सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं कि मीनाक्षी नटराजन के अलावा क्या कोई और चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास में नहीं था। अब सवाल ये बन रहा है। वैसे में जो महत्वपूर्ण बात होगी नाज़मीन, वो यही देखना होगा कि आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर इस पूरे माहौल के ऊपर कोर्ट का और चुनाव आयोग का क्या फैसला होता है। ऐसे में मीनाक्षी नटराजन क्या चुनाव के लिए बैलेट हो पाएंगी, या जिस तरह से उनका नामांकन रद्द किया गया है तो बीजेपी यहाँ पर तीनों सीटें जीती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल एक बड़ा सवाल और इंतजार भी है, क्योंकि चुनाव आयोग पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल दाग दिए कि पहले वोट चोरी होती थी, अब सीट चोरी हो रही है, और आज भी भूख हड़ताल पर कांग्रेस पार्टी है चुनाव आयोग के बाहर। और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ भाजपा के इशारों पर किया गया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इन 2 दिनों में क्या कुछ होगा? क्या मीनाक्षी नटराजन चुनाव लड़ पाएंगी, या फिर जैसा कि कहा गया कि तीनों सीट पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी सामने है ही नहीं। तो अब देखना होगा कि क्या और मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।